हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शिल्पी हेयर। आर्ट एंड कल्चर के सेशन में आज हम लेक्चर 9 को देखने वाले हैं। कल लेक्चर 8 को हमने देखा था, जिसमें हमने नागर शैली यानी कि मंदिर शैलियों की बात की थी, जिसमें स्पेसिफिकली हमने नागर शैली को देखा था। और आज के अपने इस लेक्चर 9 में हम द्रविड़ शैली को देखने वाले हैं, यानी कि मंदिर की शैली की दूसरी शैली पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें द्रविड़ शैली को आज हम देखेंगे। तो चलिए, पेन और कॉपी एज यूजुअली आपने रेडी रखा होगा, आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, लेक्चर 9 को। देखिए, मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली को आज हम पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था लेक्चर 8 में? नागर शैली को। तो द्रविड़ शैली की जब बात आए तो ध्यान में बस एक चीज़ सबसे पहले आनी चाहिए कि कृष्णा नदी क्षेत्र से कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र है। तो कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र देखने को मिलता है? यहाँ कृष्णा नदी से देखेंगे, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र है। इस शैली को, द्रविड़ शैली को यहाँ पर देखा जाता है, इन शैली के मंदिरों को देखा जाता है। और बात जब दक्षिण के द्रविड़ शैली की आए तो पल्लव शासकों को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? देखिए, पल्लव शासकों के द्वारा 7वीं सदी में मंदिरों का धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो गया था। मंदिर ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ होता था, जिसके अंदर प्रायः जलाशय भी हुआ करते थे। मैंने जैसे कि कल भी बताया था, जब आप द्रविड़ शैली के मंदिरों को पढ़ेंगे, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो आपको नागर शैली से भिन्न देखने को मिलेंगी। वो क्या क्या है? परकोटा यानी कि चार दीवारी मंदिरों के बाहर आपको मिलेगी। दूसरा आपको विशेषता जो भिन्न है नागर शैली से, वो है जलाशय। अधिकतर आप देखेंगे कि जो नागर शैली से यहाँ विशेषता जो है भिन्न है, वो है जलाशय। यहाँ पर जलकुंड आपको मंदिरों में देखने को मिलते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि इसके प्रवेश द्वार को क्या है? गोपुरम कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, दक्षिण के जब द्रविड़ मंदिरों की बात आए तो गोपुरम को हम ऐसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? यहाँ के गोपुरम उसकी भव्यता, उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप में वहाँ पर बयां करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ छोटा सा गोपुरम बनाया गया है। यहाँ पर सिर्फ हम द्रविड़ शैली के गोपुरम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का गोपुरम आपको बहुत ही भव्य देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं इसके शिखर जो होते हैं पिरामिड आकार के होते हैं, घुमावदार नहीं होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, ऊपर की ओर सीधे होते हैं। जबकि नागर शैली में आप देखेंगे इनके जो शिखर होते हैं वो थोड़े से घुमावदार होते थे, जबकि द्रविड़ शैली के ये जो शिखर होते हैं वो घुमावदार ना होकर बिल्कुल सीधे होते हैं, सीधे सीधे बने होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे इस पे, जैसे नागर शैली में इसको क्या कहा जाता था? शिखर कहा जाता था। वहीं जब द्रविड़ शैली की बात आए तो ध्यान रखिएगा, इन शिखरों को क्या कहा जाने लगा? विमान कहा जाने लगा। विमान मतलब शिखर, शिखर जो गर्भगृह के जस्ट ऊपर होते हैं उनको विमान यहाँ कहा जाने लगा द्रविड़ शैली में। ठीक है, यही चीज है। मंदिर परिसर में केवल एक ही विमान होता था और जो गौड़ मंदिर होते थे उनमें विमान देखने को नहीं मिलता था। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? देखिए, इसको समझिए ऐसे, जो गर्भगृह होता है ना द्रविड़ शैली में, आप देखेंगे उसके ऊपर जो शिखर होता है वहाँ तो आपको शिखर मिलेगा, यानी कि जो मुख्य देवता का निवास है, मुख्य देवता की मूर्ति है, उस गर्भगृह के ऊपर आपको शिखर मिलेगा। उसके आसपास यदि उस परिसर में और मंदिर बने हुए हैं, वो यानी कि गौड़ मंदिर जो बने हुए हैं अन्य देवताओं के, वहाँ पर आपको विमान यानी कि शिखर देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः ऐसा द्रविड़ शैली में देखा गया है। समझ आ रहा है अभी तक? चलिए, अब कह रहे हैं कि गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर मिथुन, यक्ष और द्वारपाल की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ बोल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, इस तरह से उनकी मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। और नागर शैली में आपने देखा, जैसे वहाँ की जो पवित्र नदियों की यदि हम बात करें, जैसे हमारी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, उनके चित्रों को वहाँ पर बनाया जाता है। वहीं वहाँ पर देखेंगे और भी जो देवता के जो वाहन है उनको भी वहाँ पर रखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर मिथुन, यक्ष और द्वारपाल की मूर्तियों को इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि मानो वो मंदिर की रक्षा कर रहे हों। कुछ इस तरह से उसके बारे में बताया जाता है। चलिए, ये तो रही आपकी द्रविड़ शैली की मंदिर की बात। आपने पढ़ लिया कहाँ से कहाँ तक है, कैसे कैसे इसका विकास, मतलब कैसे कैसे विकसित हुई, कैसे कैसे इनका जो है संरचना है, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं द्रविड़ स्थापत्य की कला की उपशैलियों के बारे में। जैसे देखिए,
नागर शैली, जब नागर ये स्थापत्य शैली हमने पढ़ा था, नागर शैली को पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने उपशैलियों को पढ़ा था। और उपशैलियों को किस आधार पे पढ़ा था? क्षेत्रीय आधार पर, कि देखिए वहाँ पर उपशैलियाँ क्या हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको इसी द्रविड़ शैली में अडॉप्ट कर लिया गया। वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को चित्रकारी के द्वारा मंदिर पर दिखाया गया। ठीक है, वही यहाँ पर आप देखेंगे जब नागर शैली की बात होती है तो वहाँ पर क्षेत्रीय अनुसार आपको, रीजन के अनुसार आपको वहाँ पर शैलियाँ मंदिरों की देखने को मिलेंगी। यदि बात जब द्रविड़ शैली की होती है तो वहाँ देखते हैं कि डायनेस्टीज वाइज आपको, यानी कि साम्राज्य के अनुसार आपको वहाँ पर ये ऐसी कलाएं देखने को मिलती हैं। स्पष्ट हो रहा है? चलिए, अब जैसे सबसे पहले आप देखेंगे पल्लव उपशैली। ऐसा क्यों मैंने कहा सबसे पहले? आप देखेंगे कि जब द्रविड़ शैली की बात हो तो पल्लवों के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर मंदिर बनवाना प्रारंभ हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि पल्लवों ने वास्तुकला में, आप देखेंगे जो लकड़ी के मंदिर होते थे उसकी कला को समाप्त करके एकाश्म पत्थर पर, यानी कि पत्थरों पर मंदिर बनवाने की कला को प्रारंभ कर दिया। तो एक नए विकास का यहाँ पर जन्म हुआ, एक नए प्रकार के मंदिरों को देखने का जो उदाहरण है हमारे समक्ष प्रस्तुत किया पल्लवों के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं पल्लव वंशों ने मंदिर को विभिन्न प्रकार से अलग अलग शासकों के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया। और उन जितने शासकों ने, यानी कि 4 शासकों को हम यहाँ पढ़ेंगे पल्लवों के अंतर्गत, इसमें देखेंगे सभी शासकों ने जितनी भी शैलियों को लाया, जैसे महेंद्र वर्मन शैली, इसका नाम ऐसा क्यों है? यहाँ पर सभी शासकों के नाम के आधार पर शैलियों को रखा गया। जब हम पल्लव उपशैली के बारे में पढ़ेंगे तो शासकों के आधार के नाम के आधार पर ही आपको ये शैलियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे मंदिरों का विकास होना प्रारंभ हो गया था, यानी कि मंदिरों की स्थापना का विगुल अब बच चुका था। आइए देखते हैं महेंद्र वर्मन शैली को पहले पढ़ते हैं। ये शैलकृत साज सज्जा से रहित होती थी। शैलकृत मतलब चट्टानों को काट कर ये मंदिर बनाए जाते थे, जिसमें साज सज्जा विशेषतया नहीं देखने को मिली है प्रारंभ में। इन मंदिरों को मंडप कहा जाता था। यदि आप समझ पा रहे होंगे और अपनी मेमोरी में रिकॉल कर पा रहे होंगे तो नागर शैली में गर्भगृह के जो सामने होता था सभा भवन, उसे मंडप कहा जाता था। बट जब बात आपके द्रविड़ शैली की हो, महेंद्र वर्मन शैली की हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे इन मंदिरों को ही इन्होंने क्या कहा? मंडप कहा। किसमें? महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत। मंदिरों में एक खंबा और 1 या 2 कमरे हुआ करते थे इस शैली में। इस शैली के प्रमुख उदाहरणों की यदि बात की जाए तो ध्यान दीजिए, महेंद्र वर्मन शैली के उदाहरणों में यहाँ पर देखेंगे उंदवल्ली मंडप, यानी कि गुंटूर आंध्र प्रदेश। वहीं देखते हैं मंडा गपट्टू तिरुमूर्ति मंदिर, यहाँ पर इसके विशेष उदाहरण हैं। ये तो हो गया महेंद्र वर्मन शैली के बारे में। आइए अगली शैली की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मामल्ल शैली। ठीक है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में इस शैली का विकास हुआ। नरसिंह प्रथम के समय में देखेंगे काफ़ी मंदिरों का जो है इसमें निर्माण कराया गया, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस शैली में मंडप और रथों का निर्माण प्रस्तरों को काटकर, मतलब पत्थरों को काटकर, इस शैली के अंतर्गत मंडप और रथों का निर्माण कराया गया था। एकाश्म प्रस्तर से निर्मित, यानी कि एक ही पत्थर से जो काट कर उसका मंदिरों का, या इन रथों को जो निर्माण कराया गया उनको क्या कहा गया? सप्त पगौड़ा के नाम से जाना जाता है। तो जब भी सप्त पगौड़ा की बात की जाए तो मामल्ल शैली को आप बिल्कुल ना भूलें। इसका जो आपको निर्माण है, इन रथों का जो निर्माण है वो सप्त पगौड़ा के नाम से जाना गया है। यहाँ पर अब आगे देखेंगे इसमें कि रथ मंदिरों के अंतर्गत धर्मराज रथ, ध्यान दीजिए, धर्मराज रथ या द्रौपदी रथ और अर्जुन रथ, और एक और हम देखते हैं इसमें गणेश रथ आदि यहाँ पर सम्मिलित होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राजसिंह शैली, तीसरी शैली को देखते हैं पल्लवों की उपशैलियों में। यहाँ पर देखते हैं शैली के मंदिरों का निर्माण शिलाखंडों को जोड़कर किया गया। अभी तक उन 2 शैलियों में आपने क्या देखा? जो है वो किसके बारे में बता रहे थे कि शैलकृत मंदिरों का निर्माण कराया गया। अब शिलाखंडों को जोड़कर मतलब संरचनात्मक रूप से भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण कराया, यानी कि जानते थे उस शैली के बारे में भी, जहाँ पर इन्होंने पत्थरों और ईंटों को जोड़कर खुले स्थान में देखेंगे आप यहाँ पर इसको जोड़कर वहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया था। मंदिरों का निर्माण में 4 दीवारी के भीतर हुआ करता था। ये द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता है। शिखर और गोपुरम के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया था। ऐसा क्यों कहा गया है? जब भी आप द्रविड़ के शैलियों को पढ़ेंगे और वहाँ की गोपुरम जो उसका मेन द्वार है और शिखर यानी कि जो विमान है उसकी भव्यता
वहाँ की राजनीतिक स्थितियों को, वहाँ के शासक की इन तीनों जो स्थितियों को दर्शाता है। उनकी जो है वहाँ की जो उनकी भव्यता है उसको वहाँ पर इनडायरेक्टली राजा के स्ट्रांग होने का, राजा के इस तरह से समृद्ध होने का एक प्रतीक है। ठीक है। महाबलीपुरम का शोर मंदिर, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर इसका शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्लियर है। नंदीवर्मन शैली, देखिए इन तीनों शैलियों के बाद जब हम नंदीवर्मन शैली की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर पल्लवों की जो स्थिति है थोड़ी सामाजिक राजनीतिक रूप से कम हो जाती है। वो थोड़ी सी जो है वो अब थोड़ी बिखरने सी लगती है। वो आप देखेंगे कि इन मंदिरों में वो झलकने लगती है। उनकी आर्थिक स्थिति इनके मंदिरों के निर्माण में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से या कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे होने लगते हैं। यहाँ पर इस शैली की एकमात्र अनूठी विशेषता स्तंभ शीश है। नंदीवर्मन शैली पल्लव वास्तुकला की गिरावट को दर्शाता है। जैसा कि मैंने बताया, इस शैली के मंदिरों के प्रमुख उदाहरणों में हम देखें कांचीपुरम का मुक्तेश्वर और मातंगेश्वर मंदिर तथा गुड़ीमल्लम का देखेंगे परशुरामेश्वर मंदिर यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। देखिए चारों चीज़ों को देख लिया आपने, महेंद्रवर्मन शैली, मामल्य शैली, फिर राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। ये हो गया पल्लवों की बात। चलिए अब जो हमने इसमें उदाहरण पढ़े हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन पे अब हम डिस्कशन करेंगे। देखिए चलिए आइए, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर, देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र है इसका, आप देख पा रहे हैं। आप समझिए यहाँ पर महाबली, जो महाबलीपुरम नाम है, यानी कि ये जो नाम है महाबली का मतलब क्या होता है, देखेंगे कि जो सबसे ताकतवर होता है उसे क्या कहा जाता है, महाबली। महाबलीपुरम के रथ मंदिर देखेंगे, यदि हम इसका दूसरा नाम देखें तो मामल्लपुरम भी इसको कहा जाता है। आइए समझते हैं कैसे। पल्लव नरेश, जैसा कि अभी समझाया था, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा 7वीं सदी में मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में एकाश्म पत्थरों से मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया। एकाश्म पत्थर मतलब एक ही पत्थर पर उन्होंने इस तरह की जो मंदिर है उसको तराशा, उसको बनाया किस तरह से। इन रथों का निर्माण बौद्ध विहारों और चैत्यों के अनुसार किया गया। जैसे चैत्य और विहार को देखा था हमने, ये पत्थरों पर गुफाओं को काट के कैसे बनाया गया था, उसी तरह से इन रथ मंदिरों का भी निर्माण हूबहू कुछ उस प्रकार की आकृतियों के साथ इसको बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। इन रथों की यदि मंदिरों की संख्या की बात की जाए तो कुल ये 8 हैं, जिनमें से द्रौपदी रथ सबसे छोटा 1 मंजिला है। वहीं आप देखते हैं जबकि धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं महाबलीपुरम से डायरेक्ट पीटी में भी, तो ध्यान रखिएगा। आइए फिर क्या कह रहे हैं, 2 विशालकाय शिला खंडों पर अर्जुन की तपस्या और भागीरथ की तपस्या को उकेरा गया है। जरा अपनी नज़र को यहाँ लाइए और देखिए जरा इसको, अर्जुन की तपस्या की बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन ने जो है तपस्या के द्वारा भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र के लिए जो है निवेदन किया था, उसकी मांग की थी। उसको यहाँ पर कुछ चित्रकारी के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन की तपस्या को दर्शाया गया है। ऐसा कैसे पता चला कि अर्जुन की तपस्या को, जैसा कि यहाँ शिलालेख जो शिलाखंड बनाए गए हैं उससे ऐसा यहाँ पर चित्रों के द्वारा भी ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। और दूसरा एक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत हुआ था, उसमें देखेंगे कि जो भैरवी थे उस शासन काल के जो भैरवी एक रचनाकार थे, उन्होंने अपनी रचना, कौन सी रचना आप देखेंगे, किरातार्जुनिया, एक रचना में उन्होंने अर्जुन की तपस्या के विषय में यहाँ पर रचना की थी, उसके बारे में वहाँ पर लिखा था, वर्णन किया था। एक तो ये बात रही। दूसरा कह रहे हैं कि भागीरथी की तपस्या को भी उकेरा गया था। यहाँ पर कुछ किंवदंतियों का ऐसा कहना है, कुछ किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पर जो आपको मूर्ति ऐसे तपस्या करती हुई दिख रही है, कहते हैं कि भागीरथी की तपस्या की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव से कहते जो गंगा, जो पवित्र नदी गंगा है, उनके जो है धरती पर उनको भेजने के लिए, स्वर्ग से धरती पर उनको भेजने के लिए तपस्या कर रहे हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर मूर्तियों के द्वारा ऐसे अंदाजा या अजम्पशंस लगाए जाते हैं। ठीक है। वहीं आप देखेंगे, अगर इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आज इंटरनेट पे जाके देखिएगा। जैसे हाथी हो गया, इसमें आप देखेंगे सांप हो गया, बिल्ली का भी आप यहाँ पर चित्र देखेंगे, उसके आसपास ये छोटे छोटे चूहे आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा माना जाता है। देखिए ये सब क्या है, कहानियाँ हैं, हो सकता है ये सच भी हो। कहानियाँ क्या है, कुछ सच होती हैं, कुछ जो है वो उनको ऐसी गढ़ा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे खजुराहो के नागर शैली में खजुराहो के मंदिरों पर जैसे वहाँ पर
एरोटिक्स पिक्चर्स को बनाया गया था, एरोटिक्स मूर्तियों को वहाँ पर उकेरा गया था, उनको बाहरी मंदिर के बाहर ही उकेरा गया था। और ऐसा कहा जाता था कि इस तरह से ये बताने का प्रयत्न किया गया था कि हर व्यक्ति भौतिक सुख, जो मोह है, जो काम है, उन सबको त्याग कर मंदिर के अंदर प्रवेश करे ताकि अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा और अपने ध्यान को पूरी तरह से वहाँ पर लगा सके, सारी की सारी भौतिक अवस्थितियों, सारी की सारी भौतिक चीज़ों को त्याग कर। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर करने का प्रयत्न किया है। द्रविड़ शैली में ये मंदिर इस बात का सूचक है। कहते हैं ये मंदिर में जो बिल्ली है, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर मंदिर में जो ये शिलालेख जो आपको मिला है, यहाँ पर बताते हैं जो बिल्ली का चित्र है योग करते हुए, जो तपस्या करते हुए, तो बताते हैं ये किसका प्रतीक है? अर्जुन और भागीरथ की तपस्या का प्रतीक है। बताते हैं कि उनके आसपास, बिल्ली के आसपास चूहे जो हैं, ये बताते हैं इनडायरेक्टली, मतलब ऐसा कहा गया है कि ये जो बिल्ली तपस्या कर रही है, इसका मतलब है कि वो अपने ध्यान में इतनी मग्न है, अपनी तपस्या में इतनी मग्न है कि उसे भौतिक चीज़ें अब नज़र नहीं आ रही हैं। वो इन सबको त्याग कर सिर्फ अपने ध्यान में तल्लीन है, अपने ध्यान में मग्न है और अपने उद्देश्य की ओर एकदम एकाग्रचित है। क्लियर हो गया है? कुछ इस तरह से ऐसा कहा जाता है। कहानियाँ हैं, हमें सुनना है और समझना है इसको, ठीक है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की कथा का भी यहाँ वर्णन है, जिसे अन्य चट्टान देखेंगे, इसके निकट एक अन्य चट्टान है जिसे कृष्णा का वाटरफॉल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं अब हम महाबलीपुरम का शोर मंदिर अब हम देखते हैं पल्लवों में। ये महाबलीपुरम का शोर मंदिर क्या है? शोर क्या है? देखिए शोर जो आप देखेंगे वो एक तट है, तट से संबंधित। तट क्या है? शोर को तट कहा जाता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के जो आप देखेंगे समुद्र के सामने ही इस मंदिर को बनाया गया है। यही देखते हैं कि इसका निर्माण राजसिंह शैली में जो है बनवाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दो छोटे और एक बड़े मंदिर की बात करें, यानी कि 3 श्राइन है। श्राइन मतलब यहाँ पर 3 देवालयों की बात की गई है, इसको ऐसे समझेंगे। यहाँ पर 3 देवालयों की बात की गई है कि पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरह के देवालय श्राइन बने हुए हैं जिसमें भगवान शिव की यहाँ पर मूर्ति है। यहाँ पर भी भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ देखेंगे आप भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो कुछ अनंत जो है अनंत शयन प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि मुख्य मंदिर के भगवान शिव को समर्पित है यहाँ पर। जबकि देखेंगे मुख्य मंदिर द्रविड़ शैली में मध्य में होता है, लेकिन यहाँ कुछ अलग विशेषता देखने को मिलती है कि भगवान विष्णु का मुख्य मंदिर भले ही नहीं है वहाँ पर, लेकिन उनकी मूर्ति जो है स्थापित है अनंत शयन प्रतिमा के रूप में, यानी कि सोते हुए एक प्रतिमा उनकी वहाँ पर रखी गई है। मंदिर की निचली मंजिल वर्गाकार है, जबकि ऊपरी भाग आप देखते हैं ये पिरामिड नुमा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों मंदिर एक ही चबूतरे पर बने हुए हैं कुछ इस प्रकार से, और मुख्य मंदिर का जो गर्भगृह है समुद्र की ओर है। मैंने बताया समुद्र की ओर है, इसीलिए क्या है, शोर मंदिर है। शोर मंदिर मतलब तट की बात कर रहा है, शोर मंदिर है। और सूर्य की किरणें मंदिर में स्थापित जो मुख्य देवता के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है। स्पष्ट हो गया है सारी चीज़ें। आइए अगले पढ़ते हैं क्या है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? पल्लव उपशैली के बारे में पढ़ा। द्रविड़ शैली की जब भी बात की जाए वास्तुकला के मंदिरों की, तो पल्लवों ने उसका प्रारंभ किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वहाँ पर देखेंगे परिवर्तन आता चला गया। और वहाँ देखते हैं हम चोल उपशैली, चोलों ने किस प्रकार से एक नए विकास को जन्म दिया, एक नए मंदिर के निर्माण को जन्म दिया। और ऐसा कहना कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, कहा जाता है कि दक्षिण भारत कला की जो है, कला का ये स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चोलों की उपशैलियों को जब हम देखेंगे तो ये दक्षिण भारत की ये जो द्रविड़ शैली है उसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ऐसा कहना फिर से मैं कहूँगी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। पल्लवों द्वारा शुरू की गई द्रविड़ वास्तुकला चोल कला में अपनी उत्कृष्ट या पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। 11वीं सदी के पूर्वार्ध में राजराज और राजेंद्र चोल के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का नाम, इन शासकों का नाम राजराज और राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल साम्राज्य ने कला व संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक प्रगति की थी। आप यहाँ के मंदिरों की भव्यता से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से 4 दीवारी को बनाया गया है, यही द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में यदि बात की जाए तो उनका बड़ा परिसर जो होता है
विशाल विमान होता है और सजे हुए गोपुरम होते हैं। देखिए इनका ये बड़ा परिसर, इनकी भव्यता इस तरह से उनके शासकों के समृद्ध होने का जो है एक प्रमाण है। ठीक है, वहीं कह रहे हैं इनके शिखर, इनके जो विमान है बहुत ही ऊंचे होते हैं, काफ़ी भव्य होते हैं। और गोपुरम की यदि बात की जाए तो कहना ही क्या है, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही विशाल गोपुरम होते हैं और इतनी खूबसूरत नक्काशी और चित्रकारी से उनको उकेरा जाता है, बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं वहाँ की सामाजिक और उस जगह की, उस शासक के समय की आर्थिक स्थितियों को अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चित्रकारी के द्वारा दर्शाया जाता है और बताया जाता है कि वहाँ का शासक उस वक्त कितना समृद्ध और कितना सशक्त है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। चलिए, इस शैली में बने मंदिरों में राजाओं की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। देखेंगे आप धीरे धीरे चोल स्थापत्य कला में मूर्ति कला और चित्रकला का उत्कृष्ट संगम देखने को मिलता है। देखिए ये मूर्ति कला, चित्रकला, ये संगीत, ये नृत्य, ये सब कब होता है, जब आपका कहीं ना कहीं, हम इसको अगर बहुत साधारण भाषा में कहें, जब आपका पेट पूरी तरह भरा होता है, कहीं ना कहीं आप जो होते हैं अच्छी खासा जीवन यापन कर रहे होते हैं, उसके एक्स्ट्रा से आपके पास जो चीज़ें होती हैं, या हम कह सकते हैं धन होता है, उसको कहीं ना कहीं तो आप ऐसे डेवलपमेंट में लगाएंगे। तो देखिए मूर्ति कला और चित्रकला का उत्कृष्ट संगम आप चोल उपशैली के अंतर्गत देखने के मिलेंगे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं काफ़ी समृद्ध थे और उनकी समृद्धता इस तरह से इन चित्रकारी के द्वारा देखने को मिलती है। राजा राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर और गंगे कोंडचोलपुरम का मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है, जिनको अभी हम जब क्वेश्चन में आंसर राइटिंग आने वाले टाइम पे अभी करेंगे तो वहां पर हम इन उदाहरणों का इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अब हम तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। देखिए चोल शासकों के में ये बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए क्यों, देखिए निर्माण इसका कब किसने कराया था, राजा राज चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। आप इसकी भव्यता देखिए, 1000 साल पुराना ये मंदिर है, अभी भी देखिए ना कहीं झुका है ना कहीं टेढ़ा हुआ है। इसका आधार इस तरह से बनाया गया है, इसको नींव खोद कर नहीं बनाया गया बल्कि डायरेक्ट पत्थर से ऐसे बनाया गया है कि आज भी इसका जो आधार है वो अपने ऊपर इतने बड़े मंदिर को, इतने बड़ी शिखर या विमान को लिए हुए खड़ा है, बिना डगे और बिना जो है टिके हुए, बाकी मतलब टिका हुआ है लेकिन डगमगाया नहीं है, कहीं पर अभी तक झुकाव नहीं आया। इतने भूकंप, इतने आक्रमण, इतनी सारी प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये आज भी यहीं टिका हुआ है। यदि हम अन्य देशों की बात करें, जैसे इटली में भी आप एक जो उनका एक भव्य शिखर टाइप का कुछ बना हुआ है, आप चाहे तो उसे इंटरनेट पे देखिएगा, तो वो भी आज ट्विल्ट होने लगा है धीरे धीरे समय के साथ साथ, जबकि ये अपनी दृढ़ता का आज भी परिचायक बना हुआ है। चलिए, इस मंदिर को पेरू वुदैयार कोविल का भी कहते हैं और ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर मुख्य देवता का मंदिर क्या है, मुख्य देवता कौन है, भगवान शिव को ये समर्पित है। इस मंदिर के 4 भाग हैं, कौन कौन से, नंदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप और गर्भगृह है। इस मंदिर की कलात्मक उत्कृष्टता वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला और कांस्य मूर्तियों और नक्काशियों के क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है, इसका आप यूज करेंगे अभी। मंदिर की दीवारों पर शिलालेख उत्कीर्ण हैं जो कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। भाई कला और संस्कृति क्या है, इसमें सिर्फ आप नृत्य, संगीत और साहित्य ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, उनको भी तो पढ़ते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं। मंदिर विशालकाय 4 दीवारी के भीतर स्थित होते हैं, ये द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है। इसके पूर्व में एक गोपुरम और आप देखते हैं कि 3 अन्य दिशाओं में साधारण प्रवेश द्वार होते हैं। स्पष्ट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के अपने प्रश्न पर। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मंदिर यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो कब से पूछा गया है, यूपीएससी मेंस 2013 में ये प्रश्न आया था मंदिरों से संबंधित, जिसमें स्पेसिफिकली चोल के जो स्थापत्य कला है, जो चोल का जो उपशैली है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। मंदिर वास्तुकला के विकास में ध्यान दीजिए, जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं, उसकी हमें विवेचना करनी है। तो
आपको क्या समझ आ रहा है। पहला यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, मंदिर वास्तुकला का विकास। ठीक है, किस मंदिर वास्तुकला का विकास, इससे इसको यहाँ से समझिए। चोल वास्तुकला मतलब कि द्रविड़ शैली की डायरेक्टली बात कर रहे हैं, हमें इतना तो समझ आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, मंदिर वास्तुकला के विकास को लिखते हुए हमें चोल के जो वास्तुकला है उसके उच्च स्थान या उसकी विशेषताओं को यहाँ पर दर्शाना है, उनको लिखना है। तो चलिए पहले हम क्या करें, चलिए कीवर्ड्स को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा सा मैं ये कीवर्ड लिखना चाहूँगी, आप नोट डाउन चाहे तो करते रहिए। कीवर्ड्स में हम यदि देखें तो यहाँ पर किन किन चीज़ों को अभी समझने के लिए यहाँ पर कीवर्ड्स बनाते हैं हम पहले। जैसे हम पहले क्या लिख सकते हैं उसको समझिए कि मंदिर वास्तुकला की जैसे विकास की बात की गई है, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के विकास से है। किससे, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। चाहे अगर हमारे पास टाइम हो तो हम यहाँ पर जो द्रविड़ मंदिर की जो संरचना है उनके अंगों के साथ यहाँ पर हम छोटा सा पिक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे पिक्चर की मैं बात कर रही हूँ, आइए यहाँ नज़र डालिए ज़रा। प्रारंभ में एकदम स्टार्टिंग में मैंने कुछ इस तरह से पिक्चर बनाया था, हूबहू नहीं, कुछ छोटा मोटा आप थोड़ा सा दे सकते हैं ताकि एक बार पता चले जब आप द्रविड़ स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं उनके अंगों के बारे में, उनके अंगों के शब्दों को रूबरू हैं आप। ठीक है, कुछ इस तरह से वहाँ पर आप प्रारंभ कर सकते हैं और वहाँ पर बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो मंदिर वास्तुकला का जो विकास हुआ है वो कब से हुआ है। पल्लव शासकों के द्वारा पल्लव काल में इसका विकास हुआ है, मंदिरों का यहाँ विकास हुआ है, ये सब लिखते हुए इसके बाद आप चोल के जो वास्तुकला है, चोल कालीन जो मंदिर स्थापत्य है उनके बारे में भी बता सकते हैं। आगे आगे धीरे धीरे हम इनको लिखते जाएंगे। फिर उच्च स्थान इसका इसमें क्यों है, उनकी क्या क्या मंदिर की विशेषताएं हैं उनको भी हम बता सकते हैं। तो ये अभी आपने क्या समझा, कीवर्ड्स है। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये रही कीवर्ड्स की बात, इसको मैं थोड़ा रफ करना चाहूँगी यहाँ पर ताकि थोड़ा स्पेस बन सके हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए इंट्रोडक्शन में अगर आपके पास कुछ अच्छी लाइनें हैं तो आप उनसे प्रारंभ कर सकते हैं, अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दक्षिण भारत में मंदिर की जो वास्तुकला है अर्थात द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि उसका आरंभ जो है वो पल्लव शासकों के अधीन हुआ और किंतु इसका अधिक विकास और जो इसका डेवलपमेंट है, अधिक जो वास्तविक विकास इसका हुआ है वो किस समय पे हुआ है, वो चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला के समय में देखने को आपको मिलता है। कुछ इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर आप आते हैं इसकी मेन बॉडी पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मेन बॉडी आप समझ रहे हैं मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है। देखिए इंट्रोडक्शन में आप प्रारंभ में ये बता देंगे कि मंदिर वास्तुकला का विकास कैसे कैसे हुआ, किस तरह का स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर मेन बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, चोल वास्तुकला का उच्च स्थान पूछ रहा है बेसिकली आपसे डायरेक्टली ये, तो यहाँ पर बताना है कि भैया ऐसे उनके मंदिरों में क्या भव्यता थी, क्या विशेषताएं थी जो वो ऊंचे स्थान प्राप्त किए हुए थे। ऊंचे स्थान किसी मंच की बात नहीं कर रहा है, बाकियों के संदर्भ में, बाकी मंदिरों और शैलियों के संदर्भ में उनको उच्च स्थान मिला हुआ था। तो मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन के बाद हमें लिखना होगा। जैसे कि फर्ग्यूसन एक थे रचनाकार, फर्ग्यूसन के शब्दों में एक वाक्य कहा जाता है, यहाँ पर आप मेन बॉडी को इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि फर्ग्यूसन के शब्दों में कहते हैं कि चोलों ने जो है वो राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की तरह इसको तराशा। उनके मंदिरों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए राक्षसों की तरह सोचने का मतलब नकारात्मक नहीं है, राक्षसों की तरह सोचा मतलब विशाल सोचा उन्होंने। चोल जो उपशैलियों में आप मंदिर देखेंगे, चोल वंश के जो शासकों ने मंदिरों को बनवाया तो राक्षसों की तरह चोल ने सोचा और जौहरियों की तरह वहाँ के मंदिर को छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए उसको तराशा है। तो फर्ग्यूसन के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है ऊंची विशाल जो सोच को रखते हुए कैसे मंदिरों को तराशना शुरू किया। वहाँ की भव्यता के उदाहरण को हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं कि चोल वास्तुकला का उच्च स्थान क्यों है, उसको क्वेश्चन मार्क देके फिर हम यहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप क्या लिख सकते हैं कि स्वतंत्र मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराया, पल्लवों के जो पल्लवकालीन जो चट्टानें थी उसको अब त्याग कर इन्होंने संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण कराना शुरू किया। जैसे आप देखेंगे ईंट और पत्थर का अब शैलों का जो है इकट्ठा करके उन्होंने इस्तेमाल बाहर जो है खुले में इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराना शुरू किया। अब एकाश्म पत्थरों को छोड़कर इन्होंने जो है जो स्वतंत्र मंदिरों का जो है स्थान बनाना शुरू कर दिया। पहला हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्वतंत्र मंदिरों का। ठीक है,
स्वतंत्र मंदिरों का इन्होंने निर्माण कराना शुरू कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर मतलब इसको डिटेल में लिखना है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स में बता रही, स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण कराना जो है स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखते हैं गर्भगृह के ऊपर उन्होंने कई लेयर्स बनाना शुरू कर दी, जिसे हम नागर शैली में क्या कहते थे, शिखर कहते थे, लेकिन द्रविड़ शैली में हमने उसे क्या कहा, विमान कहा। और आप देखते हैं इन विशाल विमानों का ये परिचायक है कि वहाँ के जो शासक हैं कितने समृद्ध थे, क्योंकि चार दीवारी और विमान द्रविड़ शैली की जो शासक है उनकी आर्थिक समृद्धि को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। तो वहाँ के विमान आप देखेंगे वो कितने भव्य हुआ करते थे। इसके साथ साथ आप देखते हैं उनके जो गोपुरम है, ठीक है, गोपुरम के बारे में भी हम यहाँ देखेंगे, गोपुरम जो थे वो भी कितने विशाल बना करते थे, उनकी भव्यता आपको वहाँ के चित्रकारी के द्वारा देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे कि बड़े आकार के मंडपों का निर्माण कराया गया। आप देखेंगे चोल के शासकों ने यहाँ पर क्या किया था कि बड़े मंडपों का निर्माण कराया। आपको अभी समझाती हूँ मैं इसे। देखिए मंडपों का इन्होंने निर्माण कराया। यहाँ पर मंडपों के बारे में लिख सकते हैं आप, डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे कि बड़े विशाल मंडपों का निर्माण क्यों कराया, वहाँ पर देखेंगे नृत्य, संगीत आदि जैसी सभाएँ यहाँ वहाँ पर हुआ करती थी। फिर आप देखते हैं कि गर्भगृह के चारों ओर चोल शासकों ने क्या कराया, मंदिर में जो गर्भगृह मेन होता था जिसपे विमान बने होते थे, उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ उन्होंने बनवाया। प्रदक्षिणा पथ क्यों बनवाया, वो सवा बावन मतलब प्रदक्षिणा पथ क्या, माफी चाहती हूँ, प्रदक्षिणा पथ मतलब जहाँ पर चक्कर लगाया करते थे। ऐसा मंदिरों में चक्कर लगाते हैं ना प्रदक्षिणा पथ में, तो बड़े विशाल उन्होंने वहाँ पर बड़े बड़े प्रदक्षिणा पथ उसमें बनवाया। क्या बनवाया, प्रदक्षिणा पथ को बनवाया। ठीक है, राइटिंग समझ आ रही है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया है, आप समझ पा रहे हैं स्पष्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उसमें गर्भगृह के चारों प्रदक्षिणा पथ को उन्होंने बनवाया। अलंकृत गोपुरम बनवाए, काफ़ी ऊंचे ऊंचे गोपुरम, विशाल भव्य गोपुरम उन्होंने बनवाए, जैसा मैं बता चुकी हूँ, प्रवेश द्वार होता है ना गोपुरम। फिर देखते हैं मंदिर का परिसर जो था वो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा हुआ करता था और चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा होता था। वापस से मैं आपको पीछे स्लाइड में ले जाती हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सके चीज़ों को। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आएगा, यहाँ पर क्या है कि काफ़ी बड़े परिसर में मंदिरों को बनाया जाता था, उनके गोपुरम को भव्य बनाया जाता था। उनके विमानों की बात की जाए चोल वंशों के, तो काफ़ी बड़े और ऊंचे होते थे। उनकी ऊंचाई, उनके जो है वो उनके ताज, जो हम कह सकते हैं कि शासकों की समृद्धि का, कहीं ना कहीं उनकी ऊंचाई से समृद्धि का प्रतीक उनका माना जाता है। ये सब चीज़ें हैं। इसमें यहाँ पर चारों दीवारी से बने होते थे, जलाशय हुआ करते थे। ये सब चीज़ें उनकी विशेषताओं को दर्शाता है। इसके बाद हम देखेंगे, यदि आपको याद आ रहा है उस वक्त, तो मैंने अभी कहा था कि जब ये चोल शासकों के जो वहाँ पर उदाहरण दिए गए मंदिरों को, उनको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी लिख सकते हैं। कौन कौन से, भाई अब ये तो बता दिया कि गर्भगृह उनका जो था प्रदक्षिणा पथ इतना बड़ा था, गोपुरम इतना बड़ा हुआ करता था, भव्य हुआ करता था, विमान ऐसे हुआ करते थे, स्वतंत्र मंदिर हुआ करते थे, मंडप हुआ करते थे, भाई सब हुआ करता था। उदाहरण तो हमें देना पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। तो उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, उसमें देखेंगे पिरामिड जो शिखर है वो 180 फीट और यहाँ पर देखेंगे 196 फीट कुछ कहते हैं, कुछ लंबा और ऊंचा है, जो राजा राजचोल ने बनवाया था। वहीं आप देखते हैं दूसरा एक उदाहरण मैंने आपको बृहदेश्वर मंदिर का बताया, दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर किसका है, गंगैकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है वो राजेंद्र चोल शासक ने बनवाया था। वो ये दो जो उदाहरण है काफ़ी महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट उदाहरण है चोल वंशों के, आप उनको यहाँ लिख सकते हैं। तो समझ आ गया आपको। इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में बताते हुए द्रविड़ शैली के स्थापत्य की जो छोटे छोटे अंग हैं मंदिरों को, उनको बताकर दर्शा सकते हैं पिक्चर के थ्रू, इसीलिए पिक्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं पल्लवों ने इसका जो है आरंभ किया मंदिरों का, उसमें चारों शैलियों के अगर चाहें तो नाम लिख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप बताएंगे कि चोल वास्तुकला का कैसे प्रारंभ हुआ, उसको जो है वो दक्षिण जो हमारी द्रविड़ वास्तुकला है उसको स्वर्ण काल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देखते हैं किस प्रकार की चित्रकारी, किस प्रकार की भव्यता को वहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद मेन बॉडी में हम चोल वास्तुकला के उच्च स्थान होने का कारण, उसकी विशेषताओं को बता देंगे। स्वतंत्र मंदिर का होना, विमान का होना, गोपुरम का होना, मंडप का होना, प्रदक्षिणा पथ का होना, और इस तरह से उदाहरणों के साथ हम अपने प्रश्न को एक अंत में लेकर आएंगे। निष्कर्ष स्वरूप में, कंक्लूजन में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि चोलकालीन मंदिर वास्तुकला न सिर्फ चोल काल की कलात्मक अभिरुचि बल्कि उनकी ज्यामिति और तकनीकी जो उनकी तकनीकी कौशल की अभिव्यक्ति को भी दर्शाता है, और वहीं आप देखेंगे कि राजकीय गौरव को भी, ऑब्वियसली राजकीय गौरव को भी, चोल साम्राज्य की समृद्धि को भी इस तरह की चित्रकारी, उनकी भव्यता, कलात्मकता, उनकी जो वहाँ पर जो शेप इस तरह से दिया गया है गोपुरम का, उन सबको भी वहाँ पर दर्शाता है, प्रदर्शित करता है।
तो ठीक है, कुछ इस तरह से निष्कर्ष दे सकते हैं और आगे इसमें यहाँ पर इस तरह से प्रश्न का अंत कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है सारी चीज़ें? देखिए आज मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा दें। कुछ बच्चों का कहना था देखिए अब पूरा प्रश्न हूबहू लिखने अगर मैं दूंगी यहाँ पर तो देखिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा सा उसे पढ़ लेंगे। हो सकता है कि आप मुझसे वहाँ पर आप जब लिखें तो बेहतर मुझसे बता पाएँ, हो सकता है आप वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स ऐड कर पाएँ जो मुझसे स्किप हो गए हों। तो आप लिखिएगा और आप बताइएगा इससे इतर अगर आपने कोई पॉइंट लिखा है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा अपनी बात को, अपने अनुभव को, ताकि बाकी के बच्चे भी उससे सीख सकें और हम सब एक दूसरे के साथ सीखेंगे, तभी तो सबका जो है वो साथ मिलेगा और सभी का साथ में विकास होता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ क्या आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाए? तो चलिए अब कर ही देते हैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त। और इसी के साथ आप सबसे मैं आशा करती हूँ इसी तरह से अपना जो है हमें जो प्यार है और जो सहयोग है अपने लाइक्स के द्वारा बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कल फिर से एक लेक्चर में मिलते हैं एक नई शैली के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।